आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आज हम लोग 1 सितंबर से नया मंथ स्टार्ट करेंगे। आज के हमारे पास 7 टॉपिक्स होंगे। प्रीलिम स्पेसिफिक की जो सीरीज़ है ना, वो भी आज से ही शाम से स्टार्ट हो जाएगी। डेली का टाइम फिक्स कर लेते हैं, 5 PM के ऊपर आपको वीडियो अपलोडेड मिल जाया करेगी डेली की। किस सीक्वेंस में चलेगी? जैसे जनवरी मंथ है ना, तो जनवरी मंथ में 2 मैगजीन्स हैं, इनसाइट है और विजन है। तो आज इनसाइट की अपलोड होगी, कल जनवरी की विजन की। 3rd डे फरवरी का इनसाइट, 4th डे विजन का फरवरी का। इस तरीके से एक दिन इनसाइट, एक दिन विजन, एक मंथ का। तो एक वीडियो के अंदर डिपेंडिंग अपॉन जो भी मैगजीन में जितने भी टॉपिक्स आए थे, फैक्ट फॉर क्लेम्स के इनसाइट में और शॉर्ट न्यूज़ जो थी विजन में, उनके टॉपिक्स हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है। मंथली कंपाइलेशन का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि विजन की तो मंथली कंपाइलेशन मैं पोस्ट करता ही रहता हूँ। देखो कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं कि विजन की मंथली कंपाइलेशन कब आती हैगी। देखो विजन की मंथली कंपाइलेशन मिड में आती है, फिर 15-16 तारीख तक आती है नेक्स्ट मंथ के। तो हम लोग तब से स्टार्ट करते हैं। रही बात इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन की, पहले मैंने कुछ एक वीडियोस बनाई थी, बट मुझे लगा कि उसका कोई पॉइंट नहीं। जो आपकी डेली न्यूज़ की होती है ना ये प्लेलिस्ट, इसी को आप मंथली के लिए यूज़ कर सकते हो। सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे है, अदरवाइज एक एक अल्फ़ाबेट बिल्कुल सेम होता है। इनसाइट की डेली न्यूज़ में और मंथली न्यूज़ के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है, वर्ड टू वर्ड सब कुछ सेम रहता है। तो आप डेली न्यूज़ को कर लो, चाहे आप मंथली को से रीड करना चाहो वो कर लो। मैं तो ये कहूँगा, जहाँ पर मैं आपको ये पढ़ा रहा होता हूँ वीडियोज़ में, आप यहाँ पर डेली न्यूज़ कर लो। मंथली की जो PDF आती है ना, उसको आप खुद प्रैक्टिस करो कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। वहाँ पर आपको एक फीडबैक मिल जाएगा कि इतनी चीज़ें आप कवर कर पा रहे हो, कितनी रह गई हैं, उनको आपको दोबारा करना है, कैसे करना है। 1 सितंबर के हमारे 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है रेयर रेनाटी चोला एरा इंस्क्रिप्शन अनअर्थड। सेकेंड इज़ हम्पी। थर्ड इज़ व्हाट इज़ रिव्यू पिटिशन। फोर्थ इज़ व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फिफ्थ इज़ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन। सिक्स्थ इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। सेवंथ इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लद्दाख्स पेंगोंग सो साउथ बैंक। GS पेपर 1 के अंदर जो हमारा रेयर रेनाटी चोला एरा की जो इंस्क्रिप्शन है, वो टॉपिक आता है हमारा इंडियन कल्चर दैट विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। हुआ क्या है, एक इंस्क्रिप्शन है जिसको आंध्र प्रदेश का जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक रिमोट विलेज में, रिमोट मतलब जो उस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी दूर दराज तक हो, जहाँ पर बेसिकली पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता हो, वहाँ के एक गाँव के अंदर एक फार्मर है, उनके खेत में एक एक्सकवेशन हुआ है, वहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन मिला है। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये एक डोलोमाइट स्लैब से बना हुआ है और शेल से बना हुआ है। डोलोमाइट स्लैब क्या होता है? सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक्स होते हैं, मोस्टली कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। और अगर हम बात करें शेल की, तो आप मडस्टोन भी बोल सकते हो, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो है ये आर्किक तेलुगु के अंदर लिखा हुआ है। ये असाइन हुआ था 8th सेंचुरी AD के अंदर। ठीक है ना। उस समय ये जो रीजन था ना, ये चोला महाराजा जो थे रेनाडू के, उनके अंडर में आता था। अब इंस्क्रिप्शन ने क्या रिवील किया है? इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो मेजर फोकस है वो गया है 6 मर्टुस के ऊपर। अब मर्टुस ये एक मेजरिंग यूनिट होती हैगी। बेसिकली इसमें मेंशन किया गया है कि एक ब्राह्मण प्रीस्ट थे वहाँ पर, जो उस विलेज के पर्टिकुलर, उनको एक लैंड गिफ्ट किया गया था। ब्राह्मण प्रीस्ट का जो नाम था वो सिद्धामयु था। ठीक है, लेकिन ये नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। ऑलराइट। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन के कुछ लास्ट की लाइन से उन्होंने इंडिकेट किया हुआ कि उस समय के अंदर मोरालिटी को कितनी प्रायोरिटी दी जानी थी। ठीक है। देखो ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, तो इसमें आप लोगों से ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछेंगे। आप लोगों से लोकेशन के बारे में, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये सब ज़्यादा पूछा जाएगा। प्लस में इसके ऊपर कुछ और भी लिखा हुआ है। इट सेज दैट द पीपल हु सेफगार्ड दिस इंस्क्रिप्शन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस विल एक्वायर द स्टेटस ऑफ कंडक्टिंग अश्वमेध यज्ञ एंड दोज डिस्ट्रॉइंग इट विल इनकर सिन इक्विवेलेंट टू कॉजिंग अ डेथ इन वाराणसी। अब ये इसके अंदर एडिशनली चीज़ लिखी हुई है, ऑल्दो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, ये आप लोगों ने उनकी लव कुश की कहानी पढ़ी होगी बुक्स के अंदर। एक थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। जब कोई राजा जो होता है उसको अपना साम्राज्य फैलाना होता है कि भाई दूसरे भी राजा हम मेरा साम्राज्य को एक्सेप्ट करें, ठीक है ना, मेरी पावर को एक्सेप्ट करें, मेरी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, तो एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो उसमें अश्वमेध का जो घोड़ा होता है ना, उस घोड़े को अपनी रीजन से दूसरे रीजन के अंदर पहुंचाया जाता है। तो वो घोड़ा दूसरे के रीजन में एंटर करता है। जो भी किंग उस घोड़े को एक्सेप्ट कर लेता है वो इस पर्टिकुलर राजा के अंडर माना जाता है। अगर कोई बोलता है कि नहीं, मैं आपका जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो वहाँ से फिर वो युद्ध होता है, वॉर होता है। ठीक है, इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। तो रेनाटी चोलास क्या थे, इसके बारे में जानने से पहले एक बार हल्का सा चोला डायनेस्टी के बारे में जान लो। चोला डायनेस्टी जो थी ना, वो तमिलनाडु के जनरली जो नदर्न और साउथ सेंट्रल रीजन बोल सकते हो, नदर्न रीजन बोल सकते हो तमिलनाडु का, वहाँ पर थी 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। चोला डायनेस्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है।
कोर एरिया उनका कावेरी डेल्टा हुआ करता था चोला डायनेस्टी का, और कैपिटल उनका क्या था, उराइयर, URAIYUR। जिन्होंने एंशियंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ ली है, मीडियल हिस्ट्री वगैरह पढ़ ली है, कि उनको ये चीज़ें समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चोलास के जो मोस्ट फेमस किंग थे ना वो थे किंग करिकला। ठीक है, करिकला बहुत ही पॉपुलर किंग थे। और इसके अलावा एक एडिशनल न्यूज़ बता देता हूँ मैं आपको ये चोलास वगैरह के रिगार्डिंग ही। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है डिजिटल पोम्पुहर, ताकि वहाँ का जो चोला डायनेस्टी का जो पोर्ट सिटी है ना तमिलनाडु में, उसको रिक्रिएट किया जाए। तो ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब ये रेनाटी चोलास कौन थे, जो तेलुगु चोलास हैं रेनाडू के, ठीक है ना, इन्हीं को रेनाटी चोलास बोला जाता है। इन्होंने रूल किया था जो रेनाडू रीजन है प्रेजेंट डे के अंदर, जो कुडापा डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ का, उसको बोला जाता है। ओरिजिनली ये इंडिपेंडेंट थे, लेकिन लेटर बाद में इन लोगों को फोर्स कर दिया गया था सुजरेनिटी ऑफ द ईस्टर्न चालुक्यास। अब इस शब्द का मीनिंग समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक रिलेशनशिप होती है किसी स्टेट के साथ, जहाँ पर आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते हो, ठीक है ना, और उनके अलावा आप उनको एक ऑटोनमस स्टेट का टारगेट वो पावर तो दे देते हो, लेकिन आप उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह ये सब चीज़ें जो होती है ना उस ट्रिब्यूटरी स्टेट की, वो आप कंट्रोल करते होगे। तो ओरिजिनली इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में ये किसी और स्टेट के अंदर आ गए थे, स्पेशली ईस्टर्न चालुक्यास के अंदर। इनका एक यूनिक ऑनर था कि किस तरीके से ये अपनी इंस्क्रिप्शन के अंदर तेलुगु लैंग्वेज को यूज़ करते थे। अर्लीस्ट जो इस फैमिली के थे वो नंदीवरम थे, 500 AD के अंदर। उन्होंने अपना डिसेंट क्लेम किया था फ्रॉम द फैमिली ऑफ करिकला एज द कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र है ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ये जो टेरिटरी है ये एक्सटेंड हुई थी पूरे के पूरे कुडापा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं अनंतपुर, कुरनूल, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह। एग्ज़ाम से रिलेवेंट जो पॉइंट्स हैं हमारे चोला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन का ये था कि ये था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी, टाउन लेवल के ऊपर भी, विलेज लेवल के ऊपर भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है, इन्होंने इन इंस्क्रिप्शन में बहुत कुछ बोला गया है चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। विलेज की जो ऑटोनॉमी थी उस समय का बहुत ही मोस्ट यूनिक फीचर था, यानी कि विलेज को ऑटोनॉमी दे दी जाती थी। नाडू जो था ये इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता चोलास का। नाडू के अंदर रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज होती थी, ठीक है। जो काउंसिल था नाडू का उसको बोलते थे नट्टावई। जैसे आज की डेट में हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह होते हैं ना, उस टाइम पे उस लैंग्वेज के वर्ड्स हैं ये सारे के सारे नट्टावई बोलते थे। और जो हेड होते थे नाडू उसके, उनको बोलते थे नट्टर्स। वरियम्स क्या होते थे, जो विलेज की असेंबलीज की जाती थी ना विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इनको इफेक्टिवली वरियम्स की हेल्प से करते थे। जो मेल मेंबर थे सोसाइटी के, ये मेंबर हुआ करते थे वरियम्स के। टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन सारा का सारा प्रीलिम स्पेसिफिक है। इसमें हम लोगों ने सब कुछ कर ही लिया है। चालुक्यास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 6th से 12th सेंचुरी तक सदर्न रीजन के अंदर इन्होंने रूल किया था, और इनके पास इंडिविजुअल डायनेस्टीज़ वगैरह हुआ, जैसे बदामी चालुक्यास वगैरह थे। कैपिटल इनकी बदामी थी, ठीक है। और लैंग्वेज की बात करें तो कन्नड़ लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज ये यूज़ किया करते थे। और इनको सक्सीड किया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। एंड टॉपिक तो बहुत अच्छा है, बट पूरा का पूरा प्रीलिम स्पेसिफिक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको याद रहनी चाहिए। अब ये इसके शायद मुझे लगता है कि इतना टिपिकल वर्ड्स है, क्योंकि लैंग्वेज दूसरी है ना, दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं सारे के सारे, तो शायद आपको ये मेरे हिसाब से रटना पड़ेगा। ये चीज़ ही ऐसी है रटने वाली। तो ओके, हम्पी ये टॉपिक हमारा कवर होता है वही इंडियन कल्चर एंड विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। कंटेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसका टाइटल था हम्पी इंस्पायर्ड बाय द पास्ट गोइंग इनटू द फ्यूचर। टाइटल इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एक सीरीज़ चला रखी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़। इसी सीरीज़ के अंदर एक न्यूज़ और भी आई थी पहले। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हम लोगों ने पिछली न्यूज़ के अंदर कौन सी सीरीज़ के अंदर किस स्टेट के किस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात की थी। तो कमेंट करते रहा करो यार, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। मतलब मोटिवेशन तो क्या कहूँगा, एक बूस्ट मिलता रहता है कि हाँ पीपल आर कमेंटिंग, तो एक कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन रहता है। तो देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़ जो है ना, ये एक इंडिया की रिच डाइवर्सिटी को दिखाता है, जो कि हमारा प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि ये 2015 में लॉन्च किया गया था 31 अक्टूबर को, जहाँ पर 140th जो बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस टाइम पे 31 अक्टूबर के ही हम लोग अपना नेशनल मतलब यूनिटी डे भी उसी दिन सेलिब्रेट करते हैंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंदर जो हमारा मेन एम होता है ना, हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि स्टेट्स को लिंक किया हुआ है।
ठीक है। स्टेट्स की पेयरिंग करते हैंगे और उनके अंदर फिर एनुअल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैंगे ताकि उनका इंटरेक्शन बढ़े। हम्पी के बारे में जान लेते हैंगे। ये लास्ट कैपिटल था जो एक ग्रेट हिंदू किंगडम था विजयनगर का। 1336 के अंदर जो विजयनगर एम्पायर था ये कंपिली किंगडम के रूइंस से निकल के आया था, ठीक है ना। फिर ये बहुत ही फेमस हिंदू एम्पायर बना था साउथ इंडिया का, जिसने 200 साल तक वहाँ पे राज किया था। जो मौर्यन एम्पायर का ये एक पार्ट था 3rd सेंचुरी BC के अंदर। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आपको अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, जैसे आगरा फोर्ट हो गया, अजंता केव्स हो गया, सांची मॉन्यूमेंट्स, एलिफेंटा केव्स, फतेहपुर सीकरी हो गया, महाबोधि हो गया, अहमदाबाद सिटी, जयपुर सिटी है। जयपुर सिटी इंडिया का लेटेस्ट है जो हम लोगों ने लिस्ट में ऐड किया था 2019 के अंदर। इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें टोटल वर्ल्ड की तो 1121 टोटल हमारे पास इतनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और जो मैक्सिमम है वो चाइना और इटली के अंदर है 55। उसके बाद स्पेन आता है जिसमें 48 है। इंडिया के अंदर 6th नंबर पे है इंडिया, जिसके पास मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगर हम इंडिया की 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें ना, इसमें से 30 हैं जो कि कल्चरल साइट्स हैं, 7 हैं जो कि नेचुरल साइट्स हैं और 1 है जो मिक्स साइट है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। इस रिवर का नाम पैम्पा था, ठीक है ना। जो पुराना नाम पैम्पा था, पैम्पा नाम कब था, रामायण के टाइम पे इसका नाम पैम्पा था, ठीक है ना। और तुंगभद्रा रिवर के जो बैंक्स है वहीं पर ये एम्पायर जो है विजयनगर का ये इस्टेब्लिश्ड है। अब तुंगभद्रा रिवर का अगर नाम आया तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। अगर हम ओरिजिन की बात करें, सोर्स की बात करें तो कुडली है जहाँ पर तुंगा और भद्रा ये दोनों रिवर्स मीट करती है, वहाँ इसका सोर्स बनता है। आगे जाकर के फिर ये कृष्णा रिवर के साथ मिल जाती है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड फिर वेस्टर्न घाट से होते हुए आगे बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो पूरी की पूरी साइट है, हम्पी जो साइट है, ये एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी एथनिक साइट है। इसके अंदर हिंदू और जैन की जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ हैं। आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हम्पी का। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्क्राइब किया हुआ है और इसके लिए बहुत ही अच्छे एडजेक्टिव्स यूज़ किए थे, ऑस्टियर और ग्रैंडियोस। वर्ड्स की मीनिंग पता होने बहुत ज़रूरी है। ऑस्टियर की अगर हम बात करें तो समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव एंड येट वेरी सिंपल। ग्रैंडियोस की बात करें तो जो चीज़ है वो बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही बड़ी है एंड उसके अंदर डिटेलिंग बड़ी अच्छे से की हुई है। देखो अभी अपने आप में वैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एडजेक्टिव्स। समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल, समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जब आप डिटेलिंग करते हो तो कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन अच्छे कीवर्ड्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मोर देन 1600 सर्वाइविंग रिमेन्स हैं जो हमारा लार्ज किंगडम हिंदू किंगडम था साउथ इंडिया का, उसके बिल्डिंग्स जो है प्रीडोमिनेटली फॉलोड की गई हैं साउथ इंडियन हिंदू आर्ट्स के ऊपर। वो आर्ट का आर्किटेक्चर है, इसकी जो डेटिंग है वो एहोल के पट्टाडक्कल स्टाइल की हैं। लेकिन जो हम्पी के बिल्डर्स थे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स यूज़ किए थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के भी, जैसे लोटस महल के अंदर, ठीक है, पब्लिक बाथ के अंदर, एलिफेंट स्टेबल्स के अंदर। 15th सेंचुरी का जो विरूपक्ष टेम्पल है ये वहाँ का ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट है उस टाउन का। हेमकुंटा हिल जो कि विरूपक्ष टेम्पल के साउथ में है, उसके अंदर जैन टेम्पल्स के रूइंस हैं पहले के, ठीक है ना। और लॉर्ड नरसिम्हा का एक मोनोलिथिक स्कल्पचर है। अब लॉर्ड नरसिम्हा जो है वो भगवान विष्णु के ही एक अवतार थे। मोनोलिथिक स्कल्पचर का मतलब है कि एक ही पत्थर से उस पूरी की पूरी स्टैच्यू को बनाया गया था। विट्ठल टेम्पल है, ये 16th सेंचुरी का बना हुआ है जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। कॉलम्स जो हैं इस टेम्पल के अपने आप में इतने तरीके से बैलेंस किए हुए हैं कि बहुत ही म्यूज़िकल क्वालिटी फॉर्म करते हैं। तो एक्चुअल में प्लेस तो है विज़िट करने की, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। कुछ डायनेस्टीज़ के नाम बताओ जिन्होंने हम्पी को रूल किया था। तो संगमा डायनेस्टी थी, सलुवा डायनेस्टी थी, ठीक है, संगमा, सलुवा, तुलुवा और उसके बाद अराईविडु थी, ठीक है। ये 4 डायनेस्टीज़ के आपको नाम याद होने चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत मैंने आपको ऊपर बता दिया है, बेसिन भी बता दिया है, टेम्पल का आर्किटेक्चर हो ही गया है। इंपॉर्टेंट ये अनएस्कॉटेड नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से थोड़ा शायद गलत टाइप हो गया ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट के अंदर मैंने आपको कुछ तो नाम बता दिए ना, महाबोधि हो गया, फतेहपुर सीकरी, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, अजंता केव्स, आगरा फोर्ट, जयपुर सिटी, अहमदाबाद। ये सारी बहुत मेजर चीज़ें होती हैं हमारी, सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंपॉर्टेंट हैं। अंडर GS पेपर 2 व्हाट इज़ रिव्यू पटिशन। दिस टॉपिक कम्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। कंटेक्स्ट क्या है जो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं प्रशांत भूषण के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जो मतभेद चल रही बार बार। तो अभी फाइनल उसका एक डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण जी, उनको
इस कंटेम्प्ट केस में 1 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे जुडिशरी के अगेंस्ट, ठीक है। अगर वो अपना ये फ़ाइन नहीं दे पाते हैं, 1 रुपये का फ़ाइन, तो बहुत ही बड़ा फ़ाइन लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर। अगर वो ये फ़ाइन नहीं दे पाते हैं तो 3 महीने की उनको जेल हो जाएगी, 3 साल के लिए वो अपनी मतलब जो लॉयर हैं वो अपना प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अगर वो पेनल्टी नहीं दे पाते हैं तो। ऑल्दो इन चीज़ों के पीछे भी बहुत बड़ा एक कानून है कि कितना पैसा क्यों लेना है, कुछ चीज़ें करके कुछ ना कुछ आपको फ़ाइन लगाना ही पड़ता है, एक पूरा का पूरा रीज़न होता है इन चीज़ों के पीछे। बट अगर हम इसको एक जनरल वे में देखें तो इट्स लाइक मॉकरी ऑफ द जुडिशरी कि 1 रुपये का फ़ाइन लेकर इतने बड़े केस के अंदर उनको बरी कर दिया जाएगा। बैकग्राउंड क्या है, 25 अगस्त को कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग को रिजर्व किया था जब उन्होंने कुछ जो न्यूमरस आर्ग्यूमेंट्स हुए थे भूषण के खिलाफ उनके, और भूषण ने कहा था कि वो अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने एग्री किया है कि वो फ़ाइन पे करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो कन्विक्शन है उसको वो रिव्यू पिटीशन में ज़रूर डालेंगे। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है कि फाइंडिंग समबडी गिल्टी, किसी को जब आप अपराधी ठहरा देते हो ना उस चीज़ का केस, तो उन्होंने कहा कि मैं पिटीशन में मैं रिव्यू पिटीशन फाइल करूँगा और मैं फ़ाइन भी दे दूँगा। अभी रिव्यू पिटीशन क्या होता है, ठीक है। एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है ना वो लॉ ऑफ द लैंड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की माने, संविधान की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया होता है वो फिर फाइनल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बेस के ऊपर जो फ्यूचर में बहुत सारे केसेस होने वाले होते हैं उनको भी डिसाइड किया जाता है। हाउएवर, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी हुई है आर्टिकल 137 के अंदर कि आप अपने खुद के ही जजमेंट्स को अगर रिव्यू करना चाहो तो रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक और नैरो ग्राउंड्स के अंदर ही। देखो ये आर्टिकल बहुत यूज़ होता है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, आए दिन ये आर्टिकल यूज़ हो रहा होता है 137 145 करके। सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर और प्रेसिडेंट, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको A to Z मालूम होनी चाहिए इनके बारे में, पॉलिटी के अंदर एवरी सिंगल थिंग यू मस्ट नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक होता है पॉलिटी का, ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा होता है। तो जब एक रिव्यू हो रहा होता है, ठीक है ना, तो रिव्यू पिटीशन के अंदर बहुत बेसिक सी चीज़ ये होती है कि आप कोई फ्रेश स्टॉक नहीं लोगे केस का, लेकिन अगर आपका जो जस्टिस आपने किया था, जो आपने न्याय दिया था, उसमें कोई मिस कैरिएज हो गया, कोई गलती हो गई, कोई ग्रेव एरर्स थे, उनको आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई केस के अंदर कोई फ्रेश स्टॉक नहीं लोगे आप। तो रिव्यू पिटीशन कब एक्सेप्ट किया जाता है, 1975 की एक रूलिंग थी, जस्टिन कृष्ण अय्यर ने कहा था कि एक रिव्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ तभी पर जहाँ हमें लगेगा कि हमारी कोई पेटेंट मिस्टेक है, कोई ओमिशन वगैरह हुआ है, कोई ग्रेव एरर हुआ है, ठीक है, जुडिशियल फॉलेबिलिटी है, यानी कि न्यायपालिका की तरफ से कोई अगर कोई एरर वगैरह हो गया तभी हम लोग रिव्यू पिटीशन लेंगे, ठीक है। लेकिन आप किसी भी तरीके से बाय नो मीन्स एन अपील इन डिस्गाइज, इसको अपील मत समझिएगा, ये अपील नहीं हो सकती है आपकी, सिर्फ कोई मिस्टेक हुई होगी उसको करेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोर्ट जो है एक फ्रेश स्टॉक नहीं ले सकता। अब फाइलिंग की बात करते हैं रिव्यू पिटीशन के बारे में। जो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स होते हैं उनके मुताबिक एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय अ रूलिंग कैन सीक अ रिव्यू। अग्रीड का मतलब क्या होता है, अग्रीव्ड का मतलब होता है कि समबडी हु इज अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, ठीक है। अभी जैसे ये राम मंदिर का जो अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया था, अब उसके अंदर जो रिव्यू पिटीशन वगैरह करनी है उसकी ज़रूरी नहीं कि वो कोई भी कर देगा, वो वक्फ बोर्ड वाले थे वही करेंगे, किसी को भी लगे कि नहीं ये तो बहुत ही अनफेयर जस्टिस है तो दे कैन गो एंड फाइल द रिव्यू पिटीशन। लेकिन आपको रिव्यू पिटीशन ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। हालांकि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर कोर्ट कंडोन कर लेता है, कंडोन का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, एग्री कर लेता है अगर आप रिव्यू पिटीशन को फाइल करने में देर हो जाते हो, लेकिन आपको अपने रीजंस जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि आपका डिले क्यों हुआ है। ओके, प्रोसीजर क्या होता है, स्टेट रूल्स कहते हैं कि जो रिव्यू पिटीशन हैगी ये ऑर्डिनरली एंटरटेन की जाती है बिना किसी ऑरल आर्ग्यूमेंट के द्वारा, ठीक है ना। बेसिकली इसमें एक थ्रो सर्कुलेशन के तहत जो जजेस होते हैं अपने चैम्बर्स के अंदर इसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू पिटीशंस को हियर भी किया जाता है अगर वो प्रैक्टिकल होती हैं भी, ठीक है ना, और उन्हीं सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस के द्वारा जिन्होंने ये इस ऑर्डर को डिलीवर किया था। ओके, अगर जज रिटायर हो चुका है, अनअवेलेबल होता है तो एक रिप्लेसमेंट किया जाता है, ये ध्यान में रखते हुए कि सीनियरिटी क्या है जजेस की। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर उसी केस की ओरल हियरिंग भी होती है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा ना कि ओरल हियरिंग नहीं होती है कि सर्कुलेशन होता है। तो 2014 का जो केस था वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे डेथ पेनल्टी वाले केसेस होते हैं ना, यहाँ पर अपर कोर्ट के अंदर उसका रिव्यू पिटीशन की हियरिंग भी की जानी चाहिए बाय अ बेंच ऑफ 3 जजेस। रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक ऐसी आर्टिकल में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है बेंच ऑफ 5 जजेस और मोर देन दैट। जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का कोई बहुत ही सब्सटेंशियल मुद्दा होता है, उसको डिस्कस करना होता है ना, तब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप करते हैं। तो अगर रिव्यू पिटिशन भी फेल हो जाए तो क्या किसी के पास कोई और मौका होता है? हाँ, एक क्यूरेटिव पिटिशन का भी एक प्रोविज़न होता है, ठीक है ना, वही नैरो ग्राउंड्स के ऊपर जैसे रिव्यू पिटिशन होता है, लेकिन जनरली इसके अंदर ओरल हियरिंग नहीं ग्रांट की जाती है। क्यूरेटिव पिटिशन भी मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया हुआ है, दोबारा न्यूज़ में आएगा तो डिटेल में चलेंगे इसके बारे में। ये क्यूरेटिव पिटिशन का जन्म हुआ था 2002 का एक केस था, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस का, ठीक है, जहाँ से क्यूरेटिव पिटिशन का जो ये कॉन्सेप्ट था ये निकल के आया था। इंस्टा लिंक्स के अंदर रिव्यू वर्सेस क्यूरेटिव पिटिशन, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, हु कैन फाइल, टाइम पीरियड, सेक्शन 497, आर्टिकल 370। सेक्शन 497 जो आईपीसी का है ना, ये अडल्ट्री से रिलेटेड है। अब आई डोंट अंडरस्टैंड यहाँ पर क्यों क्वेश्चन दे दिया। आई थिंक ये जो रूपा हुर्रा और अशोक हुर्रा का केस था ना, ये कुछ डिवोर्स वाला केस था, तो मे भी उसके कारण दे दिया कि अडल्ट्री का जो ये है ना हमारा सेक्शन 497, इसलिए। GS paper 3, what are open market operations? This topic is covered under Indian economy and the issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को देखना होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या चीज़ है, RBI ऑपरेशन ट्विस्ट को कैसे मैनेज करता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एंड कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, किस पे इंटरेस्ट लगता है, किस पे डिस्काउंट इंटरेस्ट लगता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती हैं। यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो इतनी टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको एक स्लाइड के ऊपर ही पहले एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में है क्या चीज़। आपको ये सब जानने के लिए ना मैं एक सिचुएशन दूंगा, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी क्या होती हैं। ये दो टर्म्स आपने डेफिनेटली सुने होंगे। जब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी तो ये हमारी गवर्नमेंट होती है, वो बनाती है इसको। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो इसे RBI बनाता है। अब RBI का जो एक्ट है वो 1934 का, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जब गवर्नमेंट की बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर तो यहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, टैक्स को लो करना वगैरह आ जाता है। जब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जनरली हमारे पास दो टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स। अब इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिसी रेट क्या रहेगा, रेपो रेट कैसे रहेगा, MSF हो गया, बैंक रेट हो गया, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट वगैरह होता है। एंड उसके साथ में एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं OMO, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। शब्द को पकड़ने की कोशिश करो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि ओपन मार्केट के अंदर, खुले बाजार के अंदर आप लोगों को डिफरेंट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। अब वो क्या ऑपरेशंस होंगे, वो कैसे काम करेंगे, ये एक बार जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल और दूंगा जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। मान लेते हैं कि ये B से एक बैंक है, ठीक है, ये कोई भी बैंक हो सकता है, SBI है, PNB है, ओरिएंटल बैंक है, कोई भी बैंक हो सकता है, और आप हैं एक कस्टमर, ऑलराइट। अभी ये बैंक है, ये आपको बोलता है कि भाई आप मेरे बैंक के अंदर 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करो। ये एक एग्जांपल है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा के अंदर। आप और ये बोलता है कि आप बैंक से पूछते हैं कि मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। बैंक बोलता है कि मैं आपको एक बॉन्ड इश्यू करके दूंगा कि 5 साल के अंदर आपका पैसा मैं डबल कर दूंगा। तो आप बोलते हो ठीक है, आप बैंक के पास 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कर देते हो, ऑलराइट। बैंक आपको एक पेपर पकड़ाता है जिसके ऊपर लिख के देता है, उसी पेपर को बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। तो बैंक आपको एक 5 साल का एक बॉन्ड दे देता है, ऑलराइट। इस बॉन्ड को अंदर लिखा होता है कि आपको 5 साल के बाद 2000 रुपये मिल जाएंगे। अब ये होता है बॉन्ड यील्ड, यानी कि इसके ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा। तो आपको 1000 की जगह 2000 रुपीज़ मिल गए, सिंस ये बैंक ने दिया है, ठीक है ना, तो ये एक सिक्योर्ड चीज़ है, ठीक है। इसी को सिक्योर्ड है तो इसी को बोला जाता है सिक्योरिटी, ठीक है। टर्म को समझ के अब यही सिक्योरिटी जब बैंक ना देकर इंडियन गवर्नमेंट देती है इसी तरीके से, उसको बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, वो 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। आपको चारों टाइप के नाम याद होने चाहिए। पहली होती है हमारी ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। सेकंड होती है हमारी कैश मैनेजमेंट बिल्स, इसको मैं CMB लिख देता हूँ। और तीसरी होती है हमारी डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं उसको DG/SEC लिख देता हूँ। और फोर्थ जो होती है हमारी वो होती है SDL, यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। पहली जो दो होती है ना, इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इनके ऊपर दिया जाता है डिस्काउंट रेट। और बाकी जो दो होती है ना, इनके ऊपर दिया जाता है इंटरेस्ट, ऑलराइट। पहली दो एक तरीके से अपने में आप काफ़ी सिमिलर सी होती हैं, और थर्ड और फोर्थ जो होती हैं अपने आप में काफ़ी सिमिलर होती हैं।
पहली दो के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए होती हैं, यानी कि ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। और इसमें क्या होता है 91 डेज़ हो गया या फिर 182 डेज़ हो गया, ओके, और 364 डेज़ के लिए हो गया, ये होता है ट्रेजरी बिल। और ये जो कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं ये अल्ट्रा शॉर्ट होते हैं, यानी कि ये 91 डेज़ से भी लेस टाइम पीरियड के लिए जब देना होता है तब इनको दिया जाता है। जब हम बात करते हैं ये डेटेड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, डेटेड सिक्योरिटी में टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना हो जाता है 5 साल से 40 साल तक का हो जाता है। जब हम बात करते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की, तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है। डिफरेंस ये होता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और SDL जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट दे रहा होता है। इनमें ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मेजर डिफरेंस जो आपको समझना है वो है कि ये ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स में डिस्काउंट रेट क्या होता है, और ये डायरेक्ट जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी और जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं इसके अंदर इंटरेस्ट रेट पे कैसे दिया जाता है। डिस्काउंट रेट आपको समझना पड़ेगा। जनरली ये जो बिल्स होते हैं इसकी मान लो कि एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि आपसे मैं जो आपको सिक्योरिटी देंगे इसके ऊपर हम आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं। तो ये 100 तो इसकी फेस वैल्यू हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट आपको उसके 10% डिस्काउंट के ऊपर मतलब आपको 90 में दे देगी। तो आप 90 रुपीज़ गवर्नमेंट को देते हो, गवर्नमेंट आपको 100 का बॉन्ड देती हैगी। तो जब उस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट 100 रुपीज़ दे देती हैगी। एक तरीके से आपकी नज़र में देखा जाए तो ये इंटरेस्ट था, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से एक डिस्काउंट रेट था, ठीक है। ये दिया जाता है ट्रेजरी बिल में और इसमें कैश मैनेजमेंट बिल्स के अंदर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और SDL के अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ की बात करते हो तो आप 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू का उसको बॉन्ड बना के दोगे, वो आपको 100 रुपीज़ देगा, रिटर्न में आप उसको 110 रुपये दे दोगे। चीज़ें थोड़ी सी उल्टी होती हैंगी, फेस वैल्यू का मैटर डिफरेंस आ जाता है सारा का सारा। राइट, अब आपको मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बता दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के टाइप के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है। उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या चीज़ है। RBI है, यहाँ पर हमारा ओपन मार्केट है, ऑलराइट। RBI क्या करेगा, RBI है गवर्नमेंट का एजेंट, ठीक है। आप एजेंट से कोई काम करवाते हो, आपको लाइसेंस बनवाना है, आप एजेंट को बोलोगे हमारा लाइसेंस का काम ही करवा दो। RBI ऑफिशियल तौर के ऊपर गवर्नमेंट का एजेंट है। और अगर हम बैंकर्स की बात करें तो ये बैंकर्स का बैंक है। RBI क्या करता है, सिक्योरिटी को जब सेल करता है मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को सेल कर रहा है, तो क्या हो रहा है, मान लो ओपन मार्केट के अंदर 1000 रुपये थे, ठीक है, और RBI ने 100 रुपये की एक सिक्योरिटी सेल की, तो 100 रुपये जो थे वो RBI के पास आ जाते हैं मार्केट में से। अब मार्केट में कितना पैसा बच गया, मार्केट में पैसे बच गए 900 रुपये। ये मैं छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, ये चीज़ें लाखों करोड़ों के अंदर होती हैं, सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए। जनरली जब मार्केट में पैसा ज़्यादा था लेकिन गवर्नमेंट ने भी सिक्योरिटी सेल करके पैसे को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, नेगेटिव बना दिया पैसे को। अब हुआ क्या है कि ये केस होता है इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन के तौर पे जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करके पैसा मार्केट से ले लेती हैगी। ये होता है सेल करने वाला केस। दूसरा केस आता है वहाँ पर RBI और जो ओपन मार्केट होता है इसमें रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि मार्केट के अंदर मान लेते हैं 900 रुपये थे और ये रुपए कम पड़ रहे थे मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो सिक्योरिटी बाई करती हैगी, ठीक है। बाई करने का मतलब क्या है कि RBI अब मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज़ करेगी। तो गवर्नमेंट ने मान लो 100 रुपये इन्फ्यूज़ कर दिए, अब यहाँ पर हमारे पास चले गए, यहाँ पर बन गए मार्केट में हमारे पास 1000 रुपये। ये आमतौर पर रिसेशन के टाइम पे किया जाता है, ठीक है। जब मार्केट में पैसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट मार्केट की लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा करती हैगी। आपको समझ में आ गया बाइंग क्या हो गया, सेलिंग क्या हो गया, ठीक है। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, वो होता है ऑपरेशन ट्विस्ट। 1961 के अंदर US के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, जॉन F कैनेडी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सजेस्ट किया था कि हम लोगों को एक ट्विस्ट वाला कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए। तो 1961 के अंदर एक सॉन्ग आया था चबी चेकर के द्वारा, एक अमेरिकन ही आर्टिस्ट हैं ये, चबी चेकर के द्वारा उन्होंने एक सॉन्ग के अंदर ट्विस्ट डांस किया था, वहाँ से ही कॉन्सेप्ट लिया गया था। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट 1961 में लिया गया था ऑपरेशन ट्विस्ट का। अमेरिका ने इस कॉन्सेप्ट को 2011 और 12 के आसपास प्लान करना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि 2008 के अंदर वर्ल्ड में रिसेशन आया था एक, आपको मालूम है, और अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो मार्केट के अंदर पैसा डालने के लिए US ने क्या किया था कि ऑपरेशन ट्विस्ट स्टार्ट किया था। अब ट्विस्ट में आप क्या कर रहे हो, ट्विस्ट का मतलब होता है कि आप मूवमेंट कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट।
यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो आरबीआई होता है ना, ये ओपन मार्केट से, ठीक है, पैसा ले रहा है एक साइड से, दूसरी साइड से पैसा दे रहा है। अब ये तो काम गवर्नमेंट का ही कर रहा है ना। चलो अगर मैं गवर्नमेंट बनाता हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट है, आरबीआई को यूज़ करती है ये, ठीक है, ये हमारा ओपन मार्केट है। कुछ पैसा यहाँ से शॉर्ट टर्म पे ले रहा है, यहाँ से लॉन्ग टर्म के ऊपर पैसा दे रहा है, शॉर्ट टर्म पे फिर पैसा ले रहा है, फिर लॉन्ग टर्म पे पैसा दे रहा है, यानी कि आप मार्केट में पैसा ट्विस्ट कर रहे हो। अब आप सोचोगे कि यहाँ से पैसा लेके वापस देने का बेनिफिट क्या हो गया। देखो, हर बार जो इंसान पैसा यहाँ से गवर्नमेंट को दे रहा है वो सेम नहीं है जिसको पैसा रिसीव होने वाला है। लिया किसी से जा रहा होता है, ठीक है, और बेचा किसी को जा रहा होता है। अभी ओपन मार्केट में कौन कौन लोग हो सकते हैं? ओपन मार्केट के अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कमर्शियल हाउसेस हो सकते हैं, कोई भी हो रहा होता है। तो मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट को लो लाने के लिए ये काम किया जाता है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होता है? मार्केट में पैसा जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि मार्केट की इकोनॉमी को मूवमेंट मिल जाती है, लोगों के पास पैसा आता है तो कंजप्शन बढ़ जाती है, कंजप्शन बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इकोनॉमिक दोबारा से साइकिल में आ जाती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेशन ट्विस्ट का। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो तकरीबन 1 से 2 साल तक का होता है, कि जो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिया वो 1 से 2 साल में मेच्योर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की तो 10 से 15 साल तक का इसमें टाइम पीरियड लग जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें इतने काफ़ी टिपिकल वर्ड्स थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको समझ में आ गया, ऑपरेशन ट्विस्ट समझ में आ गया, आरबीआई कैसे मैनेज करता है, ठीक है, किस तरीके से इन्वर्स रिलेशनशिप होती है बॉन्ड के प्राइसेस की, उनका यील्ड, ये वही चीज़ें होती हैं। ये सिक्योरिटी, उसका यील्ड मतलब कितना रिटर्न मिल रहा था, ठीक है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से, और कैसे लोन्स अवेल करवाने होते हैं। बेनिफिट किस किस को होता है? फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को, ठीक है, कंज्यूमर बोरोवर्स को प्रॉफिट मिलता है, चीपर रिटेल लोन्स मिल जाते हैं, कंजप्शन में बूस्ट देखने को मिलता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। ये सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिए हैं। टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी 4 टाइप के होते हैं। ट्रेजरी बिल बता दिया, 2 के ऊपर इंटरेस्ट होता है, 2 के ऊपर डिस्काउंटेड रेट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बता दिया, ऑपरेशन ट्विस्ट पूरा बता दिया। बहुत ही टिपिकल वर्ड लगे थे जब मैंने भी इसको पढ़ा ना, मुझे लगा कि इतने टिपिकल वर्ड देने की ज़रूरत क्या है, सिंपल भाषा में क्यों नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, वो है कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफेक्शन। ये टॉपिक आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के अंदर। टॉपिक में पहले कंटेक्स्ट दिखाते हैं, फिर मैं आपको दोबारा स्लाइड पे इसके बारे में थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं कोल और माइंस के, उन्होंने रिसेंटली एड्रेस किया था एक वेबिनार, जिसका जो कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफेक्शन के ऊपर था। उन्होंने कहा था कि 2030 तक इंडिया का एम है कि हम 100 मिलियन टन्स का कोल का गैसिफिकेशन करेंगे, और इसमें इन्वेस्टमेंट जो होगी वो तकरीबन 4 लाख करोड़ की होगी। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से हम लोग क्लीन सोर्स जो होता है फ्यूल का, उसको एनकरेज करना चाहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो सिंथेटिक नेचुरल गैस है उसका प्रोडक्शन बूस्ट होगा, एनर्जी फ्यूल का। और बेसिकली इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? सिंथेटिक नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, एनर्जी फ्यूल के लिए, और जो फर्टिलाइज़र्स के लिए यूरिया वगैरह होता है उन सब का प्रोडक्शन के लिए। अभी कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है सिन गैस आप बोलते हो सिंथेसिस गैस को प्रोड्यूस करने का, ठीक है ना। सिंथेसिस गैस एक मिक्सचर होती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल गैस भी होती है, और वाटर वेपर भी होता है। जब हम गैसिफिकेशन करते हैं तो कोल के अंदर हम आग लगाते हैं, उसमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना, और स्टीम डालते हैं ताकि उसको हीट किया जाता है हाई प्रेशर के अंदर। फिर जो रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये ऑक्सीडाइज करते हैं कोल को, और एक सिन गैस प्रोड्यूस होती है। अब मैं आपको एक बार स्लाइड में दिखाता हूँ कि कैसे होता है। हमें यहाँ पर एक परिस्थिति को एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे पास, मान लेते हैं, एक पीस ऑफ लैंड होता है। इस पीस ऑफ लैंड में यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर, मान लीजिए 200 मीटर नीचे है आज से, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये तकरीबन 200 मीटर का नीचे का है। यहाँ पर हमारा ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा हमारा कोल है। लेकिन अब इस कोल को एक्सट्रैक्ट कर पाना काफ़ी टफ है। जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं वो क्या होते हैं कि आप माइनिंग करते हो, ठीक है। अब माइनिंग से इस कोल को निकाल पाने में थोड़ी तकलीफ हैगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका गैसिफिकेशन करते हैं। गैसिफिकेशन में आप क्या करते हो, हम यहाँ से एक साइड से ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैसिफिकेशन चैम्बर। यानी कि ड्रिलिंग करते हैं, हम लोग एक आउटलेट बना देते हैं। एक ड्रिलिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करने पड़ेंगे इसके बीच बीच में आपको अच्छे से समझाने के लिए। आमतौर पर मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ये टॉपिक ही ऐसा है। हम लोग एक ड्रिलिंग करते हैं इस साइड से, ठीक है। ये जो ड्रिलिंग होती है ये लॉन्ग टर्म की इस तरीके से पाइप जारी होती है अंदर तक, और यहाँ तक जारी होती है इस एग्जिट तक। अब इस पाइप के अंदर हम लोग इस पूरे कोल रीजन के अंदर हम लोग फायर इंड्यूस कर देते हैं।
ठीक है। यहाँ से फायर इंड्यूस कर दी जाती है कि पूरे के अंदर नीचे जो अर्थ के नीचे जो कोयला होता है ना, सिंस ये बहुत ऊपर नीचे से हाई प्रेशर के अंदर हो रहा होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें फायर इंड्यूस कर दी है। फायर इंड्यूस करने के कारण क्या होता है कि हाई प्रेशर था, हम यहाँ से ऑक्सीजन भी दे रहे होते हैं इसके अंदर, ऊपर से ऑक्सीजन भी दे रहे होते हैं, ठीक है। नीचे फायर को एग्जीक्यूट होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो इसी ये जो रेड कलर का चैम्बर है ना, यहाँ से हम लोग इसमें ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। नीचे जो ये फायर हो रही है ना, अब यहाँ पर होना होता है, स्टार्ट होता है, ये जो कोल होता है ये पूरा का पूरा बर्न करना स्टार्ट कर देता है नीचे का। इसके कारण सिन गैस जो होती है ना, उस सिन गैस का मूवमेंट आगे की तरफ होने लगता है। अब वो पूरी की पूरी जो गैस फॉर्म हो रही होती है ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दी जाएगी। ये सिन गैस को हम लोग ऊपर आके चैम्बर्स के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। ये होता है कोल का गैसिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें लिक्विफेक्शन क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, ये ज़रा एक बार देख लेते हैं। अब हमने कोल का गैसिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। गैसिफिकेशन हमने क्या किया था, कोल को हम लोगों ने आग लगा दी थी ऑक्सीजन के साथ, स्टीम के साथ, ठीक है। हाई प्रेशर के अंदर उसको हीट किया था। रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने ऑक्सीडाइज कर दिया था कोल को, जिसके कारण सिन गैस प्रोड्यूस हो गई थी, उसको हम लोगों ने ऊपर कलेक्ट कर लिया है। गैसिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हुए, पहली बात तो जो कोल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी खर्चा आता है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ गैस है, हम लोगों ने कोल को छेड़ा नहीं, वो नीचे था, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा चीप पड़ता है। बहुत तरीके से हमारी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स को भी ये हैंडल कर लेता है। इसी के साथ साथ बहुत ही ग्रेट एफिशिएंसी होती है इसकी। जो कन्वेंशनल कोल बर्निंग होता है ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा होता है। प्लस में बड़ा अच्छा ये होता है कि इस सिन गैस को हम लोग 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये जो कोल गैसेज होती है इनको फर्स्ट में हम यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज़ की क्लिनसिंग के लिए, ठीक है। हम लोग जो टरबाइन को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये जो एग्जॉस्ट हीट होती है ना गैस टरबाइन की, इसको कैप्चर भी कर लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं स्टीम जनरेट करने के लिए एक स्टीम टरबाइन जनरेटर के अंदर। तो 2 यूजेस हो जाते हैं, ये तो इसके बेनिफिट हो गए। लेकिन इसी के साथ कुछ कंसर्न्स भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। पहली बात तो ये वाटर इंटेंसिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होती हैं। तो कंसर्न ये होता है कि नीचे अर्थ के अंदर बहुत सारे अब कंटेमिनेशन भी हो सकता है ना, वो नीचे का जो गैसेस वगैरह होती हैं वो नीचे वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्स के अंदर भी जा सकती हैं, तो वहाँ से वाटर का कंटेमिनेशन हो सकता है, लैंड सब्सिडेंस भी हो सकता है, यानी कि ज़मीन का धंसना भी हो सकता है। हालांकि इसका ऑल्टरनेट ये होता है, अगर जो कोल होता है आपका 400-500 मीटर की गहराई पे होता है, तो लैंड के सब्सिडेंस के लैंड के धंसने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर किस तरीके से वेस्ट वाटर को डिस्पोज ऑफ करना है सेफली, ये भी कुछ कंसर्न्स और चैलेंजेस होते हैं। गैसिफिकेशन आप समझ गए, फिर देखते हैं लिक्विफेक्शन में क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं CTL टेक्नोलॉजी, कोल टू लिक्विड। ये एक ऑल्टरनेटिव रूट होता है जहाँ से हम डीजल और गैसोलीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस होता है इसमें हम कोल का गैसिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जिसके कारण सिंथेटिक गैस बनती है जो कि मिक्स होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन वगैरह का। अब इस सिंथेटिक गैस को हम लोग लिक्विफाइड करते हैं, ठीक है। कैसे, कोबाल्ट और आयरन के कैटलिस्ट होते हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर। अब ये जो लिक्विफाइड कोल होता है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा ही एमिट होती हैगी जब इसको बर्न करते हैं, प्लस में ये सल्फ़र डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करता है, तो ये इसका एक चैलेंज भी है। लेकिन इसके लिक्विफेक्शन के बेनिफिट क्या होते हैं, ये जो एमिशन हो रहा होता है ना, ये बहुत रेडिली होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है ना, इसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं इन CTL प्लांट्स से, ठीक है ना। ये जो कन्वेंशनल कोल फायर के जो पावर स्टेशन होते हैं ना, वहाँ से उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको कैप्चर कर सकते हैं। अब इस कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और इंजेक्ट करते हैं अंडरग्राउंड के स्टोरेज रिजर्वियर्स के अंदर। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है, या फिर जियो सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रीलिम्स लिंक, कोल गैसिफिकेशन कैसे होता है, बायो प्रोडक्ट्स, बेनिफिट्स, अंडरग्राउंड कोल एफिशिएंसी में सारे के सारे कवर हो चुके हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री। ये आता है साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक। कंटेक्स्ट क्या है, CSIR CMERI, ये इन्होंने डेवलप किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री, जिसको इंस्टॉल किया है इन्होंने अपनी रेजिडेंस कॉलोनी जो कि दुर्गापुर में है, वेस्ट बंगाल में है। की पॉइंट्स क्या है, इसकी कैपेसिटी है अबव 11.5 किलोवाट पीक, ठीक है, किलोवाट पीक होती है यूनिट इसकी, ध्यान रखना। अब सोलर ट्री क्या होता है, इस तरीके से सोलर ट्री कुछ होता है, यानी कि आप एक ट्री की शेप में सोलर पैनल्स को सेटअप कर देते हो। इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं देख लेते हैं। एनुअल कैपेसिटी, यानी कि सालाना में इसकी जो कैपेसिटी हैगी वो क्लीन और ग्रीन पावर की है 12,000 से 14,000 यूनिट्स तक।
ट्री को हम लोगों ने कुछ इस डिज़ाइन में इस मैनर में डिज़ाइन किया है कि सोलर के जो फोटोवोल्टिक पैनल्स होते हैं ना, इनका सनलाइट की तरफ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपोजर रहेगा, ठीक है। और इसके कारण नीचे जो इसका एरिया होता है ना, उसमें लीस्ट शेडो बनेगी। सिग्निफिकेंस और पोटेंशियल क्या होता है इस तरह के सोलर ट्री का? इन सोलर ट्रीज़ को हम लोग एग्रीकल्चर के साथ ज़्यादा अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि फॉसल फ्यूल्स के अंदर जो हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा होता है स्पेशली फार्मर्स वगैरह का, उसको किसी तरीके से रिड्यूस कर दिया जा सके। हर एक सोलर ट्री के पास एक पोटेंशियल होता है कि वो 10 से 12 टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी पावर जनरेट होती है ना, सरप्लस पावर, उसको हम लोग एनर्जी ग्रिड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, एडिशनल जो पावर जनरेट होती है। एग्रीकल्चर मॉडल के लिए एक बहुत ही कंसिस्टेंट इकोनॉमिक रिटर्न मिलता है। फार्मर्स को फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप की अनसर्टेन वेरिएशंस वो यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ के अंदर, वहाँ पर वो लोग इन सोलर ट्रीज़ की एनर्जी को यूज़ करके अपना पैसा बचा सकते हैं। इसके अंदर हमारी कैपेसिटी की हम लोग IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फीचर्स जो होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि राउंड द क्लॉक CCTV सर्वेलेंस को लगा सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, रियल टाइम ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए विंड स्पीड के मेजर्स लगा सकते हैं, मीटर्स लगा सकते हैं, रेनफॉल के प्रोडिक्शन के लिए डिवाइसेस सेटअप कर सकते हैं, सॉइल के एनालिटिक के सेंसर्स लगा सकते हैं। CSIR CMERI ने इस सोलर पैनल को डेवलप किया है। वहाँ पर जो सुविधा के कियोस्क थे ना, उनको भी कनेक्ट किया जा सकता है इन सोलर ट्रीज़ के साथ, ताकि वहाँ पर रियल टाइम एक्सेस मिले कि जो भी एग्रीकल्चर का हमारा डेटाबेस होता है, एज वेल एज ये जो NAM होता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस के लिए, ताकि वहाँ पर यूनिफाइड ऑनलाइन मार्केट को एक रियल टाइम एक्सेस मिल जाए। तो प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक है ये अपने आप में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनके मैनेजमेंट को लेकर बॉर्डर एरियाज़ में लिंकेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। इम्पोर्टेंस क्या है लद्दाख के पेंगोंग सो की सो वर्ड का मतलब ही होता है लेक। पहले एक हल्का सा इसका डेटा देख लेते हैं, ये है क्या पेंगोंग लेक के बारे में। लिटरल मीनिंग जो होता है, लिटरल मतलब क्या होता है कि लिटरेचर मीनिंग आप कह सकते हो, कनक्लेव लेक बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। लद्दाखी लैंग्वेज के अंदर पेंगोंग वर्ड का मतलब होता है कनक्लेव, और तिब्बतन लैंग्वेज के अंदर सो वर्ड का मतलब होता है लेक। 14,000 की फीट की हाइट के ऊपर है ये ओशन, जो सी लेवल होता है उससे, और लेक की जो लेंथ है ये 135 किलोमीटर है। अब इन 135 में से तकरीबन 45 किलोमीटर जो है वो इंडिया के पास है। 45 के अलावा जो बाकी का जो एरिया बच गया पूरा का पूरा जो 90, वो है चाइना के पास, यानी कि इंडिया के पास 1/3 है और चाइना के पास 2/3 है इसका एक्सेस। ये टेथीस जियो सिंक्लिन से बना हुआ है काराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर, जो कि ताजिकिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, चाइना से क्रॉस करती हैगी। ऑलराइट, लेक का जो वाटर है ना वो वाइट क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन ब्रैकिश भी है, इसलिए वो अनड्रिंकेबल भी है। अभी ब्रैकिश वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रैकिश वर्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर फ्रेश वाटर का और सोल्ट वाटर का मिक्सचर दोनों का होता है। तो ये कम्प्लीटली सॉल्ट वाटर भी नहीं होता ओशन जैसा, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्रेश भी नहीं होता, तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर, इसलिए इसको ब्रैकिश बोला जाता है। ओके, ठीक है। तो मैं इस चीज़ के बारे में पूरा टॉपिक क्या है हमारा, LAC कहाँ से पास करती है वगैरह वगैरह, कौन सा वॉर कहाँ हुआ था, मुझे कुछ स्लाइड्स वगैरह की हेल्प से ही आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो फिंगर पॉइंट्स की बात की जा रही, पहले भी मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर आज थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आपको पूरी कहानी समझाने के लिए मैंने एक वीडियो में से कुछ स्लाइड, कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे, ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ आसानी से। देखो, ये हमारा चाइना का रीजन है, ठीक है। चाइना के साथ हमारी जो स्टेट की जिनकी बाउंड्री टच होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पक्का पूछे जा सकते हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है हिमाचल प्रदेश, एंड फिफ्थ इज़ हमारा लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो 4 स्टेट्स हैं हमारे, एक यूनियन टेरिटरी है। मे भी आपसे प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाए कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री टच करते हैं। तो स्टेट्स हमारे पास 4 हैं, एक हमारे पास अब यूनियन टेरिटरी है, अब वो लद्दाख हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो रीजन है ये ईस्टर्न सेक्टर रीजन बढ़ जाता है हमारा, और ये जो रीजन है हमारा ये वेस्टर्न सेक्टर में पड़ता है। एंड दिस पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये मिडिल सेक्टर में आ जाता है। यहाँ पर ये है नेपाल। ऑलराइट, देखो, जो 1962 का इंडिया चाइना का वॉर हुआ था ना, वहाँ पर फाइट 2 रीजन्स में हुई थी, एक तो हमारे वेस्टर्न सेक्टर में और एक हमारे ईस्टर्न सेक्टर के अंदर, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, ये है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसकी पूरे की लेंथ है 4056 किलोमीटर। येस, दिस कैन बी डेफिनेटली आस्क्ड फ्रॉम यू एंड यू हैव टू राइट इट इन द मेन्स आंसर राइटिंग। अगर आपसे पूछा जाता है तो यू विल डेफिनेटली गेट सम एडिशनल मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस।
तिब्बत आप रीजन समझते हैं ना, जो 1940s के अंदर जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी चाइना के अंदर, ठीक है ना, तब इन्होंने क्या किया था कि तिब्बत के रीजन को ऑटोनमस रीजन बना लिया था, इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। ऊपर चाइना का शिंजियांग रीजन पड़ता है, शिंजियांग प्रोविंस होता है, यहाँ पर चाइना का ऑटोनमस रीजन आ गया तिब्बत। ये चाइना के कंट्रोल में चलता है। ये हमारे साथ बाउंड्री जो शेयर होती है कि ये एक्चुअल में तो हम तिब्बत के थ्रू शेयर करते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो तो चाइना का ही होता है। अब हम चलते हैं लद्दाख के रीजन के अंदर अपने। लद्दाख का जो हमारा रीजन होता है ना, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कुछ बातों को कि हम लोगों ने इस चीज़ को, इस पूरे पार्ट को डिक्लेयर किया यूनियन टेरिटरी अपना, ठीक है ना। हालांकि यहाँ से कुछ रीजन हमारा जो है ये LOC का होता है, ये हमारा यहाँ कहीं LAC पड़ता है। इसके अलावा जो ये रीजन है ना अक्साई चीन का, ये रीजन हम लोगों ने 1962 के वॉर के अंदर हार गए थे हम। ये रीजन ये चाइना के पास है, इसको चाइना एडमिनिस्टर करता है। ये वाला गिलगित बल्तिस्तान का रीजन आता है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बोलते हैं। एक्चुअल में तो हमारे पास जो कश्मीर है वो बहुत थोड़ा सा ही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ कहीं आपको मिलता है ये सियाचिन ग्लेशियर अपना, ठीक है। आपको मैं चीज़ें एक एक डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आसानी हो आपको समझने में। अब ये सिंजियांग रीजन के थ्रू पड़ गया हमारा पूरा का पूरा चाइनीज़ रीजन, ठीक है। ये रेड में चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये जो आपको ब्राउन में जो पार्ट दिख रहा है ये हमारी काराकोरम रेंज होती है। तो गलवान रिवर है वो हमारे लद्दाख के इस अक्साई चीन के रीजन से ओरिजिनेट करती हैगी, वो आती है गलवान वैली के अंदर। यहाँ से एक रिवर आती है शायोक। ये दोनों रिवर आपस के गलवान वैली में मिलती हैं। अब वैली क्या होती है आपको पता है कि एक माउंटेनियस रेंज इधर है, एक माउंटेनियस रेंज इधर है, दोनों के बीच का जो रास्ता होता है इसको हम लोग एक वैली बोलते हैं, खाड़ी भी बोल सकते हैं इसको। ये शायोक रिवर यहाँ से आते हुए इधर चलती है, केरिस में आकर ये इंडस से मर्ज हो जाती हैगी और गलवान से ये गलवान रिवर से ही मिलती है कि गलवान वैली के अंदर। ये कुनलुन माउंटेन्स हैं। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1962 का जो वॉर हुआ था उसका रीज़न क्या था। एक्चुअली चाइना ने अपने इस रीजन की इस रीजन के अंदर ना एक रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया था, G219 शिंजियांग तिब्बत रोड। ये 1957 में बनाया था। इसी का जो रीजन था इसके कारण इंडिया चाइना वॉर हुआ था। इंडिया के लिए जो क्लेम करने वाली लाइन है, इंडिया तो इस लाइन को क्लेम करता है। तो 1962 का जब वॉर हो रहा था तो सितंबर तक तो चाइना ने इस पर्टिकुलर लाइन को हम ऑक्यूपाइड कर लिया था, यहाँ तक का एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन सिंस ये वॉर काफ़ी आगे तक चलता रहा था तो नवंबर तक आते आते चाइना ने इस पर्टिकुलर रीजन तक ऑक्यूपेशन कर लिया था, इस पूरे रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया था। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक दरबुक शायोक रोड बनाया है जो कि 255 किलोमीटर का एक फीडर रोड है। यानी कि यहाँ से हम लोगों की इंडियन आर्मी को सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो इंडिया ने इस रोड को इस रिवर के पास से यहाँ तक बनाया है, दौलता बेग ओल्डी रोड तक, यानी कि DPO तक। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये रोड चाइना ने ऑलरेडी वहाँ पे बना रखी है कि यहाँ 1962 तक का ऑक्यूपेशन था इंडियन आर्मी का। ये हमारी गलवान वैली हैगी, ये हमारा काराकोरम रेंज है। इसकी एवरेज एलिवेशन 6000 मीटर्स तक की हैगी। अब हम देखते हैं हमारा पेंगोंग लेक जो है, ठीक है। ये हमारा पेंगोंग लेक है। ऑलराइट, ये पेंगोंग लेक के अंदर ये जो ब्लैक लाइन है ना, इंडिया क्लेम करता है कि ये है हमारी बाउंड्री लाइन। अब LAC जो है इंडिया कहता है कि यहाँ तक हैगी, चाइना क्लेम करता है इसको इस रीजन तक, कि चाइना बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ तक हैगी। इंडिया के पास कितना आता है पेंगोंग लेक, मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के पास 1/3 आता है पेंगोंग लेक, चाइना के पास आता है 2/3, ठीक है। तो 90 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो चाइना के पास आती हैगी। अब ये जो पूरा का पूरा पेंगोंग लेक है ना, ये एंडोहेरिक है। ये वर्ड आपको ज्योग्राफिकल टर्म है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंडोहेरिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक वाटर बॉडी जिसका पानी जो है वो एक जगह पर खड़ा रहता है, यानी कि पानी आउटलेट नहीं होता इस पानी का कोई। सिंस ये माउंटेन्स के बीच में है, वैलीज़ के बीच में, तो इसका पानी कहीं इधर उधर नहीं जा सकता, ठीक है। माउंटेन्स के ऊपर जो आइस होती है वही मेल्ट होकर इस पानी को, इस लेक को वाटर सप्लाई करती हैगी और ये वाटर फिर इवेपोरेट हो रहा होता है। यहाँ से वाटर का एक साइकिल यहाँ पर बना हुआ होता है। ब्रैकिश वाटर क्यों होता है, देखो माउंटेन के ऊपर क्या होता है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, उसको पानी टच करके जब जाता है तो नीचे जाएगा। सिंस ऊपर से फ्रेश वाटर आइस की फॉर्म में तो फ्रेश वाटर जाएगा, लेकिन जो सरफेस है पेंगोंग लेक का वहाँ पर तो मिनरल्स थे ना, वहाँ पर तो सॉल्ट है ही है। तो वो फ्रेश वाटर जब नीचे सॉल्टी वाटर से जाके मिलता है तो वो बन जाता है ब्रैकिश वाटर। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि फिंगर्स क्या होते हैं, जिनको हम फिंगर्स बोलते हैं। सिंस चाइना इस वाले पॉइंट को क्लेम कर रहा है यहाँ तक, तो ये जो माउंटेन की जो ये अपलिफ्टेड सा पार्ट होता है ना, ये जो उठा हुआ जो हिस्सा होता है, ये फिंगर की शेप में होता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये 8 फिंगर्स आएंगे, ठीक है। अब ना चाइना इज सपोज टू रिमेन बियॉन्ड दिस 8, ठीक है ना। लेकिन चाइना ने क्या किया हुआ कि चाइना ने 4 तक अपना कैंप बना रखा है और इंडिया ने भी 4 तक अपना कैंप बना लिया। इंडिया की भी एक पोस्ट है जो 4th फिंगर के ऊपर है। इसके ऊपर वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं ग्रे एरिया,
ऑलराइट। तो ये आपको थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी। ये है चुशूल वैली। अब बात ये होती है ना कि जिसके पास माउंटेन का टॉप रीजन होता है उसको वॉरफेयर के अंदर एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना दोनों की कोशिश ये रहती है कि चुशूल रीजन के अंदर जो माउंटेन टॉप है और जो ग्रे एरिया के ऊपर जो यहाँ पे जो पूरा माउंटेन टॉप है, ये इनके पास इनका एक्सेस हो, ताकि कभी भी वॉरफेयर होता है तो जिसके पास ऊपर का एरिया होगा उसके पास एडवांटेज रहेगा। यहाँ पर 1962 का जो वॉर हुआ था वो भी इस रीजन में हुआ था, चुशूल वैली के अंदर ही। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सब कुछ समझा दिया। अब इसमें कोई डाउटफुल चीज़ आपके लिए नहीं रह गई होगी।